ओपिनियन एचडी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आज हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया हुआ है साबिक़ स्पीकर सदर मुस्लिम लीग नवाज़ आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह गुलाम कादर साहब ने, जबकि स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक़ कोऑर्डिनेटर बराए यूरोप, इसके अलावा चौधरी नईम साहब। इससे अलावा हम बात करेंगे मुख्तलिफ लोगों से और आज के जो मौज़ूआत हैं उस पर आपको बताता चलूँगा। बल्दियाती इंतखाबात सबसे अहम मौजू है, दीगर मौज़ूआत पर बात होगी। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आज हम बात करेंगे कि जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिनमें मुस्लिम लीग नवाज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, हुक्मरान जमात PTI है। कल हुक्मरान जमात PTI ने पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास किया इस्लामाबाद में और उस इजलास में टिकटों की तकसीम के हवाले से जो पॉलिसी है वो तरतीब देने का ऐलान किया। कुछ लोग ये कह रहे थे कि कुछ जो तरामीम आ रही थी इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को खासे जो तनकीद का सामना रहा कि शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ जो 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं रियासत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में पॉलिटिकल पार्टीज़ शायद ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि माजी में भी तमाम जमातें किसी न किसी तरीके से किसी न किसी शेप में हुकूमत में रहीं, लेकिन उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात के लिए उस तरह से रोल प्ले नहीं किया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में अवाम का जो इक़्तिदार है, अख्तियारात हैं, वो निचली सतह पर मुंतकिल होने जा रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप है जो ये ऐसा नहीं चाहती। इस पर आज बात होगी। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब शाह गुलाम कादर साहब से कि ये इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं। शाह साहब वेलकम कहूँगा। बल्दियाती इंतखाबात पे पहल कर गई, कल PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलवा गई, आप कब अपनी पार्टी का इजलास बुलवा रहे हैं? ना, हमने कोई PTI की नकल तो नहीं करनी ना। उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क पाकिस्तान का कर दिया है, तो हमने उनकी नकल तो नहीं, हम तो अपनी सियासत करेंगे ना जी। तो अपनी सियासत करेंगे, तो हमारी जो भी सियासत होगी, जो तरीक़ेकार होगा, अपनी पार्टी में तय करेंगे जो ना। तो हमारा तो क्या ताल्लुक है उनके साथ। अच्छा ठीक है शाह साहब, लेकिन आप इजलास कब बुलवा रहे हैं अपनी पार्टी का? पार्टी का इजलास हमने पहले सारी हिदायतनामा दे दी है सबको। ठीक है, हाँ बिल्कुल। आपने आज हुई ये शेड्यूल अनाउंस हुआ था आपकी तरफ से, एक आपने खत लिखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और दूसरा आपके अहदेदारों को आपने लिख दिया था टिकट्स के लिए दरखास्तें जमा करवाएं। ठीक है जी, वही हम उसी शेड्यूल पे चल रहे हैं, जिस दिन अभी हमारे पास दरखास्तें जमा होना शुरू होगी हल्के के सदूर के पास, सच्ची के पास, और उसके बाद जो है वो हल्के के अंदर जो हमारे यूनियन काउंसिल के अहदेदारान है और जो सीनियर लोग हैं उनके मुशावरत से वो जिसको रिकमेंड करेंगे उसको पार्टी टिकट देगी, अगले इलेक्शन में हिस्सा लेगा। शाह साहब ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, अब दूसरी तरफ ये हो रहा है ना कि जो एक तो नया बल्दियाती चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तरमीम लाई गई थी, अब हुकूमती लोग कहते हैं जी हमें तो ओपोजिशन ने ज़्यादा जोर दिया था कि आप ये तरमीम लेके आए, वो तरमीम जो वापस लेनी पड़ी हुकूमत को सुबकी हुई, उसमें क्या आपका भी जोर शामिल था कि जमा करवाएं आप? इशू ये था कि जो इशू अब भी कायम है जी, क्या 31 साल के बाद बल्दियाती इंतखाबात होने को है और वो उसमें अभी शफाफियत नहीं है। ठीक है, हमने तो पहले दिन से कहा कि जी आप इलेक्टोरल कॉलेज जो है बने वोटर लिस्टें हैं उनको ठीक करें। वो 10-12 दिन का काम है, वो ठीक किया जा सकता है। उसके बाद हमने कहा यूनियन काउंसिलों की बात है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 नवंबर तक होना चाहिए, उस दिन 43 यूनियन काउंसिलें जो है वो हाई कोर्ट ने कल खत्म करा दी थी। अब उनकी अपीलें हो जाएंगी। हमने कहा कि ये भी सेटल करें। फिर टाउन कमेटियां जो है जहाँ पे पहले 6 मेंबर थे, आज वहाँ पे 2 मेंबर रख दिए हैं। तो अगर जो मुंतखब होते हैं तो दो मुख्तलिफ सियासी जमातों से, तो चेयरमैन कौन होगा, वाइस चेयरमैन कौन होगा। इसी तरह एक इशू और भी है कि 2 खवातीन और 2 यूथ के नुमाइंदे मुंतखब होंगे, तो 2 आदमी जो है वो 4 को मुंतखब करेंगे। वो तजवीज़ कुनिंदा कौन होगा, टाइप कुनिंदा कौन है, ये इशूज है। फिर ये इशू भी है कि ये जो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है उसके पास क्या इख्तियारात होंगे, उसके पास क्या माली इख्तियारात होंगे, क्या साउथी काउंसिल का चेयरमैन होगा तो वो क्या करते हैं। ये चीजें सेटल किए बगैर इलेक्शन के नाम पर इलेक्शन कराना
ये तो लोगों को मैंने उलझाने के मुताबिक है। तो हमने इनसे कहा था कि ये इन चीजों का फौरी तौर पर एड्रेस करें ताकि ये मामला जो तय हो जाए और लोग सबको थोड़ा निकल लें। और ये जो मौसम था पहले कि जी आपने 25 तारीख की शायद सितंबर की, तो ये पहाड़ी इलाकों में है, अल्लाह कश्मीर के हर इलाके में जो ये अशु का महीना है, इस मौसम में तो लोग घास कटाई करते हैं, फसल कटाई करते हैं। अच्छा शाह साहब ये बताइए, चले ठीक है, नवंबर की तारीख दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, आप क्या समझते हैं कि नवंबर तक आपको इंतखाबात होते हुए नजर आ रही हैं या हुकूमत कोई नया जवाब लेके फिर जा सकती है? हमें पता नहीं हुकूमत क्या करेगी, क्योंकि हुकूमत के साथ तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है जी। लेकिन ये है कि हुकूमत को चाहिए जो हमने पॉइंट रेज किए इनका हल निकाले। हमने तो कहा है हुकूमत को कि भाई हम पहले दिन से हम कह रहे हैं मुताबिक, उस वक्त हमने चीफ इलेक्शन कमीशन साहब से कहा था कि आप जाए सुप्रीम कोर्ट में, उनसे कहें कि ये इशूज है, इनको सेटल होने के लिए टाइम दिया जाए। उन्होंने दे दी है, अगर इस तक ये कर ले तो अच्छी बात है, सारी बातें हिस्सा लेंगे, हम तो भरपूर हिस्सा लेंगे। तो आप क्या समझते हैं? अच्छा आप चाहते क्या? आप चाहते हैं नवंबर तक इंतखाबात हो जाए हर सूरत में? हम कहते हैं ये इश्यूज हमने रेज किए, इनको अगर 1 महीने के अंदर सेटल करते हैं तो नवंबर में इलेक्शन हो जाएंगे, तो फिर क्या मसला है? तो शाह साहब आज तक एक सवाल है आपसे, आज तक 31 बरस गुजर गए, ये बड़ा अहम निज़ाम होता है जो बल्दियाती निज़ाम होता है, आप भी बड़े सीनियर पॉलिटिकल रहनुमा हैं, पूरी उम्र आपकी पॉलिटिक्स में गुजर गई है, आप क्या समझते हैं 31 बरसों में ये जो इंतखाबी सिलसिला रुका हुआ था निचली सतह पे इक़्तिदार की मुंतकली का, ये तो एक नर्सरी होती है ना पॉलिटिकली, नई पॉलिटिकल लीडरशिप पैदा करने के लिए, कौन जिम्मेदार है इसका? इसमें मुख्तलिफ हुकूमतें, मुख्तलिफ इदारे, ये मैं किसी एक पर जिम्मेदारी नहीं। जैसे पिछले 2016 में हम इंतखाबात कराना चाह रहे थे, लेकिन वो जो हल्का बंदियों के ऊपर कुछ लोग बादशाह पीपल्स पार्टी के वो हाई कोर्ट में चले गए, स्टे ले लिया, और हाई कोर्ट के कुछ अर्से के बाद वो हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ही नहीं थे, जब जजेस आए तो वो फैसला होते थे 5 साल गुजर गया, तो अब जाके उनका फैसला हुआ, तो अब वो जो फैसला हुआ था उस पर अमल होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ये सादी सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाह गुलाम कादिर साहब जी। ये थे शाह गुलाम कादिर साहब, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर बराए यूरोप चौधरी नईम साहब। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। नईम साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, आप क्या समझते हैं बल्दियाती जो सेटअप है, आप चूँकि आप फ्रांस में रहते हैं, आपने वहाँ के लोकल निज़ाम को देखा है, परखा है, और अब 31 साल बाद जिस रियासत से आपका ताल्लुक है वहाँ पे अख्तियारात मुंतकिल करने की बातचीत चल रही है, इस पे क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल रफ़ीक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। इसके अलावा नाज़रीन को भी मेरा सलाम। सबसे पहले मैं बल्दियाती इंतखाबात के बारे में मुबारकबाद पेश करता हूँ सुप्रीम कोर्ट को और तमाम सियासी पार्टियाँ जिसमें मेरी पार्टी भी शामिल है। मैं ये समझता हूँ कि इन सियासी पार्टियों ने अपना रोल प्ले नहीं किया और जिस जमहूरियत की रट लगाए रखते हैं उस जमहूरियत में पावर्स को नीचे तक डेलीगेट करना, नीचे तक लेके जाना, ये इनका बुनियादी हक़ होता है। और ये सियासी वर्कर्स और सोशल वर्कर्स का और उस इलाके यानी इस हमारी स्टेट के लोगों का बुनियादी हक़ था जो गसब हुआ है। और बड़ी बदकिस्मती ये भी है कि आज भी हमें सुनने को आ रहा है कि अभी तक तैयारी नहीं हुई। मैं और आप जिस उम्र से गुज़र रहे हैं, मैंने और आपने आज तक बल्दियाती इलेक्शन में वोट नहीं डाला, यानी हम इस एज में पहुंच के भी हमें इस सेटअप को कभी भी हमें ऐसा मौका नहीं मिला। तो इसी तरह यहाँ पे जो हमारे बेशुमार दोस्त हैं, जो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस स्टेट का निज़ाम सेट हो, जमहूरियत सेट हो, तो उसके लिए बुनियादी इकाई को ही ख़त्म कर दिया गया है। और बड़ी बदकिस्मती है कि सियासतदान हमेशा जो हमारी एक क्लास है जो असम्बली के अंदर बैठी होती है वो हमेशा एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा के इस चीज़ को हमेशा मलिया मेट कर देती है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि असम्बली के अंदर जाने वाला हर शख्स उसकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। और जब ये इंतखाबात में अपना एजेंडा लेके आते हैं तो तकरीबन सारी पार्टियां इस पर गुफ्तगू करते हैं कि हम बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि वो इतना लेट हो जाते हैं। और इस दफ़ा भी यही कुछ हो रहा था
कि खुशकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ने वो एक्शन लिया है, और मैं सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन को सैल्यूट पेश करता हूँ कि उन्होंने लोगों की आवाज़ को सुना है। यूरोप हो या तमाम दुनिया के ममालिक, वहाँ पे बलदियाती निज़ाम नागुज़ीर होता है। और बदकिस्मती ये भी है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हमेशा ये गुफ्तगू करते हुए बरमला कहती है, लेकिन जब अमल का टाइम आता है तो वो नहीं करते। इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरीज़ भी ये पॉलिटिकल एलिट है। आप ये देखें कि जब सियासी वर्कर आगे नहीं आएंगे तो उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा इन लोगों को होता है कि बाप के बाद बेटा इलेक्शन में आता है। और अब मैं आज़ाद कश्मीर में तीसरी नस्ल को भी देख रहा हूँ जो डायरेक्टली MLAs के इलेक्शन में आते हैं। ज़ाहिर है जब नस्ली आप ख़त्म कर देंगे तो कभी भी उस तरह के मामलात सामने नहीं आ सकते जिससे बेहतरी की उम्मीद हो। लेकिन इसके साथ साथ मेरी ये भी इल्तमास है इस गवर्नमेंट से, इलेक्शन कमीशन से, कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए जाएँ। आपने एक दरमियान में 32-35 साल का जब एक गैप किया है तो उससे बड़े ख़तरनाक नताइज सामने आएंगे। अगर आपने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ना किए, कौंसलर, ज़िला कौंसिल के मेंबरान, चेयरमैन की अगर सैलरीज ना रखी गई तो फिर एक और माफियाज सामने आ जाएंगे। और वो माफियाज या तो ठेकेदार होंगे या ऐसे माशरे के ऐसे लोग जो अग्रेसिव होते हैं माशरे में, जिनका दबाव होता है, वो गैर जमहूरी तरीके से आगे आ जाएंगे और वो हमारी पॉलिटिकल जो एलीट है उन्हीं को आगे मुंतखब करके और उन्हें जितवा के और वही उनके नारे लगाते रहेंगे और हकीकी जमहूरियत नहीं आ सकेगी। इसलिए पढ़ी लिखी क़यादत आनी चाहिए, यंग लोगों को मौका मिलना चाहिए, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होने चाहिए और उन लोगों को पता होना चाहिए कि हमने। अच्छा नईम साहब ये बताइए, ओवरसीज़, इसमें क्विकली मुझे मेरा आखिरी सवाल है आपसे। ओवरसीज़ हैं जो, उनका बड़ा इंटरेस्ट देखने में आ रहा है, जो लोग यहाँ से यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं या दीगर ममालिक के अंदर हैं, तो वो राब्ते करते हैं, तो उनका एक बड़ा इंटरेस्ट, बल्कि कुछ ममालिक में जो लोग वहाँ सेटल हो चुके हैं वो आके इलेक्शन में हिस्सा लेना चाह रहे हैं। आप क्या देखते हैं इस हवाले से, उनके अंदर क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं? सर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कश्मीरी हमेशा उनका दिल अपनी धरती के साथ धड़कता है और जब वो वहाँ के अच्छे सिस्टम को देखते हैं तो वो अपने आप में कुड़ते भी हैं और उनमें बेशतर लोग अपनी स्टेट के बारे में, कश्मीर के बारे में सोचते हैं कि हम कैसे जाके स्टेट के लिए अपने आप को पेश कर सकते हैं, इसकी सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। इस नज़रिए से बेशुमार लोग यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन मेरा कुछ चीज़ों से इख्तलाफ है। मैं ये कहता हूँ कि हर वो शख्स जो सिर्फ़ यहाँ पे इलेक्शन जीतने के लिए आए, अपना नाम बनाने के लिए आए, तो मेरे ख़्याल में ये इस इलाके की आवाम के साथ ज़्यादती होगी। अगर कोई शख्स सोशल वर्क के लिए आना चाहता है तो वो पहले आए और उसके बाद वो पूरा अरसा अपना आज़ाद कश्मीर के अंदर रहे ताकि लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें और जिस मकसद के लिए वो आ रहा है वो मकसद पूरा हो सके। वगरना आपको जैसे हालात नज़र आते हैं वैसे ही होगा कि लोग आएंगे, अपना नाम कैश कराएंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगे, तो उससे कोई ख़ातर ख्वाह हमारे इलाकों को फ़ायदे नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। चौधरी नईम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। शार्ट सी ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा आता हूँ और गुफ्तगू होगी सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ था, इसके अलावा जो दीगर इश्यूज़ हैं, जैसा कि कल भी बात की थी मैंने, स्पीकर और सदर के दरमियान दूरियां हैं जो वो किस हद तक बढ़ी हुई थी पहले ही, और प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के दरमियान जो इख्तलाफात, उनके ऊपर बात होगी। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आता हूँ। You are watching Opinion HD। जी वेलकम बैक। इस वक्त हम बात करेंगे बल्दियाती इंतखाबात में ताहीर और क्या बर वक्त हो पाएंगे, आज तक जो हुए नहीं तो उसका ज़िम्मेदार कौन है, और सदर और वज़ीर आज़म की बड़ी अहम मुलाकात हुई, उसमें क्या चीज़ें ज़ेर बहस रहीं। इन तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए हमें सब ज्वाइन किया है आमिर महबूब साहब ने, चीफ़ एडिटर रोज़नामा जम्मू कश्मीर। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आमिर साहब, क्विकली पहले मुझे ये बताइएगा, 31 बरस तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए, उसका ज़िम्मेदार कौन है, और अब आप क्या समझते हैं कि जो डेट दी गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इस पर इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? बिलाल साहब, बल्दियाती इंतखाबात पे बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है और मैं ये समझता हूँ कि बल्दियाती इंतखाबात ना कराने का जो जिम्मेदार है वो ये क्लब है मेंबरान असम्बली का, जिसकी कोई सियासी जमात नहीं है, वो हर सियासी जमात में मौजूद
और वो अपने इख्तियारात जो हैं वो नीचे मुंतकिल नहीं करना चाहते, और ना ही वो चाहते हैं कि नए जो है सियासी कारकुन पैदा हो, और ना ही वो चाहते हैं कि नई लीडरशिप पैदा हो। तो मेरा ये ख्याल है कि वो इसी उन्होंने आखिरी अरबे तक गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अभी मजबूरन कमिटमेंट की है। तो इसके अलावा भी उनकी ख्वाहिश होगी कि आगे को वेदर का बहाना बनाए या कुछ बनाए। कोशिश वो जरूर करेंगे कि इंतखाबात डिले हो सकें, और अगर इस कोशिश में कामयाब ना हुआ तो फिर मजबूरन शायद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे इंतखाबात कराने होंगे। अगर ये इंतखाबात होते हैं तो ये वो वादा नहीं है जो तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर में किया, या उससे पहले फारूक हैदर साहब ने अपने मंशूर में किया था। मकसद अगर आप ये कहें कि कौमी सतह पे ये हमारे लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके साथ रियासती जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो 4 जमातें गुज़श्ता 70 सालों से इक़्तिदार में रही हैं, वो जो 31 साल में गुज़श्ता रहे हैं, वो उनमें से एक भी जो है वो बलदियाती इंतखाबात कराने में कामयाब नहीं हो सका। और अगर अब इंतखाबात होंगे तो वो अवामी प्रेशर, सिविल सोसाइटी के प्रेशर और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर होंगे। इसका क्रेडिट भी उन्हीं को देना चाहिए और डिस्क्रेडिट भी जो है वो सियासी जमातों के माहिदीन होंगे। अच्छा, ये जो मुलाकात हुई कल प्राइम मिनिस्टर और सदर रियासत की, क्या ज़ेर बहस आया? सोशल मीडिया पे तो कुछ और बातें चल रही थी, खबर कोई और जारी हुई। देखिए, ये जो सदर और वज़ीर आज़म की जो मुलाकात हुई है वो कोई कौमी मंसूबों के ऊपर नहीं हुई, ना उसमें कोई तहरीक आज़ादी कश्मीर का जिक्र किया गया, ना उसमें कोई आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की का जिक्र किया गया है। ये दोनों बड़ों की जो मुलाकात थी वो बेसिकली चंद इश्यूज पे थी, जिस तरह वो जो मकबूल साहब का एक बड़ा संजीदा इशू है, जो मकबूल साहब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के बहुत ही करीबी और दस्तरास्त हैं और हमेशा से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के धड़े की में सियासत करते रहे हैं। वो एक ग्रुप है 10 से ज्यादा अरकान पर मुश्तमिल जो किसी वक्त हुकूमत के लिए थ्रेट हो सकता है। उन्होंने सदर आज़ाद कश्मीर को वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि आप ये डिसाइड कर लें कि आप किसके साथ होंगे। तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने गैर मशरूत जो है वो बहाली का अंदिया दिया है कि मैं जो मकबूल को बहाल कर दूंगा, लेकिन कुछ दिन के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा सख्त ज़बान इस्तेमाल की है। तो इस वजह से असल में जो मुलाकात का एजेंडा ये था, सरदार मोहम्मद हुसैन साहब में उन्हें वादा किया गया था कि उन्हें कुछ महकमे दिए जाएंगे। ये इशू डिस्कस हुए हैं, वहाँ पे कोई तरीके कश्मीर के साथ कोई उसका तल्लुक नहीं है। नहीं तो जो खबर ईवान सदर की तरफ से जारी की गई थी, आमिर साहब उस खबर पे क्या कहेंगे? देखिए, खबरें ऐसे ही जारी होती हैं, जब भी मुलाकात होती है तो वो यही कहा जाता है कि कश्मीरियों की अखलाकी सियासी हिमायत जारी रखी जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म का नाम बदल जाता है, कभी वो इमरान खान होता है, कभी नवाज शरीफ होता है, कभी मोइन कुरैशी होता है। इस तरह सदर पाकिस्तान का नाम भी तब्दील किया जाता है, कभी मुशर्रफ होते हैं, कभी रफीक तारड़ होते हैं, कभी जो है डॉक्टर आरफ अलवी होते हैं, लेकिन खबर वही होती है, नाम तब्दील किए जाते हैं। तो ये एक ऐसी ये रूटीन की प्रेस रिलीज है सदर वज़ीर आज़म की मुलाकात की। ठीक है, और ये बात है कि सदर वज़ीर आज़म की मुलाकात ये कोई 10वीं 11वीं मुलाकात है, और ऑन द रिकॉर्ड शायद ये दूसरी मुलाकात है सदर वज़ीर आज़म की जिसकी तस्वीर है। अच्छा, तो आमिर साहब ये बताइएगा, दूसरी तरफ स्पीकर और वज़ीर आज़म में भी तो दूरियां हो गई हैं, उस पर क्विकली बताइएगा क्या कहाँ तक पहुंचा वो? ये कोशिश की जा रही थी कि चौधरी अनवारुल हक साहब को राजी कर लिया जाए, लेकिन जो अनवारुल हक साहब गुज़श्ता दिनों से यहाँ तक बात थी कि जो अनवारुल हक साहब शायद राजी हो गए और उनके कोटाकुंटा जो है बहाल करने की कोशिश की गई है। लेकिन कल जो है अनवारुल हक साहब ने इस बात की सख्ती से तरदीद कर दी है जी, उनके वज़ीर आज़म के साथ कोई मामलात हुए, उन्होंने कैटेगोरिकली बता दिया है कि वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ नहीं चल सकेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि अरकान असम्बली की एक गालिब अक्सरियत है जिन्होंने इमरान खान साहब से टाइम मांगा है कि अगर वो चाहें तो वो पार्टी वो चाहते हैं कि पहला हमारा ऑप्शन ये है कि वज़ीर आज़म जो है अक्सरियत के फैसले का इमरान खान एहतराम करें और तनवीर इलियास साहब को ओहदे से हटा दें। अदरवाइज वो कह रहे हैं कि जी हम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर अदम एतमाद लाने के लिए वो होंगे, क्या कहते हैं, आज़ाद होंगे। उन मेंबरान में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? आमिर महबूब साहब को एक नाम लेंगे आप? बज़ाहिर जो है, देखें बज़ाहिर तो ये बात है कि उसमें ये दो बड़े प्रॉब्लम है कि पहले जिस धड़े को तनवीर इलियास साहब खुद लीड कर रहे थे
और दूसरे धड़े को बैरिस्टर सुल्तान साहब लीड कर रहे थे। और 2-4 लोग ऐसे भी थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए से वाबस्ता तो नहीं थे, लेकिन उनका ये ख्याल था कि जो पार्टी पॉलिसी होगी उसके ऊपर हम चल पड़ेंगे। उनमें जो है वो इजाफा हुआ है और तनवीर इलियास साहब के जो अपने धड़े के लोग थे उन्होंने बगावत की है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आमिर महबूब साहब जी। ये थे आमिर महबूब साहब, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाग तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।